बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक नंबर है 3.6 मैस एंड वेट। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आपके पेपर में यहाँ से शॉर्ट पक्का आएगा। तो बुक के ऊपर लिख लीजिए कि भाई ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बच्चे कह रहे थे सर जी बुक से निशान लगवा दिया करें, बता दिया करें कि कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है जिनको हमने अच्छे से तैयार करना है, याद करना है। तो फिर आज के इस वीडियो में आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि भाई ये लाइनें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। तो फिर वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पैराग्राफ में ना सिर्फ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको बता देता हूँ। वैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें की जा रही हैं, जो इंपॉर्टेंट आएंगी वहाँ पे मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन करवाता जाऊँगा कि भाई ये आपने लाजमी याद करनी है, ठीक है। कॉमनली वी कंसिडर मैस एंड वेट एज द सेम क्वांटिटीज़। कहता है कि आम तौर पे हम यही कंसीडर करते हैं कि मैस और वेट जो है ये दो सेम क्वांटिटीज़ हैं। अक्सर हम देखते हैं ना, लोग यही कह रहे होते हैं मैस को वेट, वेट को मैस बोल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बट साइंटिफिकली मैस एंड वेट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। सही है ना, ये बात इंफॉर्मेशन बेस्ड आपने याद रखनी है कि भाई मैस और वेट जो है ये टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये सेम क्वांटिटीज़ नहीं है। व्हेन वी से दैट, जब हम ये कहते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 5 kg, अक्सर कहते हैं ना, तो वो कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो है 5 kg, तो इट इज़ नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रहे हम। क्यों? क्योंकि वेट के साथ देखें हम कह रहे हैं 5 kg, kg तो मैस का यूनिट है, पीछे पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो कहते हैं इस तरह से जो हम बात करते हैं ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट दर हकीकत 5 kg इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली जो 5 kg है ये मैस है एक ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब केजी जो यूनिट है वो मैस का है। हमें ये कहना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट का मैस कितना है, 5 kg। सही है जी। अब यहीं से यहाँ तक अभी तक आपने कोई लाइन याद नहीं करनी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब आपने यहाँ से मैस की डेफिनेशन तैयार करनी है, डेफिनेशन ऑफ मैस। तो ये आप अंडरलाइन कर लें, यहाँ से यहाँ तक ये बेटे मैस की डेफिनेशन है। क्या कहता है? कहता है इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। सिंपल, बस इतना याद रखें, इट इज़ अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मैस। क्या मतलब कि एक बॉडी जिस चीज़ से मिलके बना होता है उस चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करना मैस कहलाता है। कोई भी चीज़ हो, आप अपने ऊपर गौर कर लें, या आप ये समझें कि जिस तरह एक रबर का बॉल होता है, अब वो जो बॉल जिस रबर से मिलके बना है वो रबर की क्वांटिटी को मेजर करना मैस कहलाएगा। ठीक है, रबर से अगर मिलके बना है बॉल, तो उस पूरे रबर की क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो ये उस बॉल का मैस बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक बॉडी जिस चीज़ से मिलके बना होता है उस चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करना ये हमारा मैस कहलाता है। सही है, सिंपल डेफिनेशन है। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी है साइंटिफिकली, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो ये वाली आप मार्क कर लेंगे, दूसरी इसकी डेफिनेशन, चाहे ऊपर वाली लिखें चाहे नीचे वाली लिखें, पेपर में एक लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग मेंशन इसीलिए करें ताकि आपको पता हो। ये वाली जो डेफिनेशन आपको बताई है ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि किस लाइन को आपने किस लिहाज से याद रखना है। अब साइंटिफिकली हम मैथ्स को एक और अंदाज से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो है द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बॉडी, बॉडी की वो करेक्टरिस्टिक which determines the magnitude of acceleration produced when a certain force acts upon it is known as mass of the body। न्यूटन का सेकंड लॉ बेटे पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या था, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से अगर हम इस मैस का फार्मूला बनाना चाहें तो ये मैस अपनी जगह पे रहेगा, फोर्स अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन m के साथ मल्टीप्लाई और f के नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। तो F/a ये हमारे पास मैस का फार्मूला बन गया। तो यहीं से हमने ये इसकी डेफिनेशन की है, characteristic of a body which determines the magnitude of the acceleration produced when a certain force acts upon it। देखिए ना, कोई भी बॉडी, अब ये बॉडी है इसका मैस m होगा, जब आपने इस पर फोर्स एक्सर्ट की थी तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया था। यही हम न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ रहे हैं ना। तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। सही है। तो बॉडी की वो करेक्टरिस्टिक जो कि डिटरमिन करती है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन फोर्स
एक्ट्स अपॉन इट। सही है जी। तो ये आपके पास दूसरी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी मैथ्स की। बस डेफिनेशन ये दो आपने याद रख लेनी है, जो याद करने वाला काम है। अब इसके बाद आपको 4 से 5 पॉइंट्स बताएंगे जो एमसीक्यूज के पॉइंट है उससे इंपॉर्टेंट होंगे, वो बेटे आपने याद रखने हैं। तो नंबर 1 ये पहला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथ्स की डेफिनेशन के साथ साथ याद रखेंगे। मैथ्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैथ्स क्या है बेटे? स्केलर क्वांटिटी है। 5 kg, 5 उसका क्या है? मैग्नीट्यूड, साथ उसके क्या आ जाएगा? प्रॉपर यूनिट। इसमें इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि भी 5 kg मैच इस तरफ नहीं, कभी स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो पहली बात ये आप याद रखेंगे, ये आपका एमसीक्यू बन जाएगा। अगला पॉइंट है जी नंबर 2 पे, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैस रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। हर जगह पे जो बॉडी का मैस रहेगा वो बेटे सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बॉडी यहाँ पे मौजूद है पॉइंट ए पे, तो उसका मैस कुछ ना कुछ है, सपोज करें 10 kg, अब उस बॉडी को आप इस पॉइंट पे लेके आए बी वाले पे, तो उसका मैस में चेंज आ जाए, उसका मैस तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका मैस क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर अर्थ पे एक बॉडी है तो जितना उसका मैस होगा, जब अब उस बॉडी को किसी और प्लेनेट पे लेके जाएंगे तब भी उसका मैस उतना ही रहेगा जितना कि उसका मैस अर्थ पे होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैस हर जगह पे क्या रहेगा बेटे? सेम रहेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इस सेकंड पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है जी। पॉइंट्स बनाते जाए। उसके बाद आगे बात कर रहा है, प्रैक्टिकली मैस इज मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। ठीक है, प्रैक्टिकली हम मैस को मेजर करते हैं बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। तो ये आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा, सही है। उसके बाद है जी द एसआई यूनिट ऑफ द मैस इज किलोग्राम। ये बेटे चौथा पॉइंट आ जाएगा, नंबर 4 पे ये पॉइंट आ जाएगा। द एसआई यूनिट, मैस का एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या होगा? केजी, ठीक है जी। तो इस तरह ये 4 पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें ऐड करेंगे बेटे आप, तो मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, मैस के साथ आप एक पॉइंट और ऐड करेंगे नंबर 5 पे, और वो होगा कि मैस ऑफ द बॉडी, लिख लें जी, मैस ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो। बेटे बॉडी का मैस जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स बन जाएंगे। लो जी, मैथ्स की कहानी खत्म हो गई। इतनी बातें आप मैथ्स के लिए याद रखेंगे, 2 डेफिनेशंस, एक फार्मूला, और उसके साथ ये 5 पॉइंट्स बना लेंगे। क्लियर? अब आ जाए जी वेट की तरफ चलते हैं। वेट को हम यहां से स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही है ना बेटे? आराम आराम से चल रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर करवा रहा हूँ। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन है, बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन आप याद कर लें कि वेट क्या है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है वही उस बॉडी का वेट होता है। बस सिंपल आप याद रखिए, एक ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उस बॉडी का उतना ही वेट होता है, वही उस बॉडी का वेट है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक और डेफिनेशन भी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसकी सेकंड डेफिनेशन है वेट की, ये भी आप कर सकते हैं कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स। एक ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो फोर्स के ही इक्वल है। कौन सी फोर्स? अब आगे बताएगा। विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स इस सेंटर, कि एक अर्थ जिस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से, वही फोर्स उस बॉडी का वेट कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको आसान लगे वही कर लें। अब डेफिनेशन होगी, अब आपने इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। तो पहला पॉइंट वेट का, ये पहला पॉइंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी है, वो भी स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन लगेगी ना वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड ही फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ सेकंड पॉइंट, वर्टिकली, और ये लिखा हुआ है डाउनवर्ड। इसको आप सेकंड पॉइंट बना लें कि जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी। सही है जी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो 2 पॉइंट हो गए, बाकी जो इसके 3-4 पॉइंट्स होंगे वो नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखें ना फील्ड की वजह से बॉडी पे फोर्स लग रही है। जो अर्थ का फील्ड होगा ना बेटे, ये अर्थ है, ये उसके अराउंड स्पेस और रीजन है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वो रीजन है जिसके अंदर इस अर्थ का फील्ड है। अब कोई भी बॉडी जब इस फील्ड के अंदर आएगा तो इस फील्ड ने उस पर फोर्स एक्सर्ट कर देनी है, जिसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब वो जो फोर्स लग रही है वो फील्ड की वजह से लग रही है। तो इसीलिए आपकी बुक ने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया है। ये वेट के अंदर ही आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। वही ग्रेविटेशनल फील्ड ही तो बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करवाएगी ना, ठीक है। तो फील्ड की वजह से फोर्स लगती है। तो पहले यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं जी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, बाकी फिर 3 पॉइंट्स और वेट के आ जाएंगे आगे। तो ये देखें जी, आप 2 पॉइंट्स बन गए। अब ये आगे देखते हैं जी, ग्रेविटेशनल फील्ड। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैस इन विच एन अदर मैस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। यही बात जो भी मैं यहाँ पे कर रहा था कि अर्थ के अराउंड एक स्पेस आ रीजन जिसमें उस अर्थ का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा,
उस फील्ड वाले रीजन में जब कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m होगा वो जब आप लेके आएंगे तो उस पर अर्थ का फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स एक्सर्ट होगी उस ऑब्जेक्ट पे वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है कि अर्थ के अराउंड स्पेस आर रीजन जिसमें उसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा, फिर उसमें कोई आप एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m होगा वो लेके आएंगे तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी। सही है जी, वो फोर्स कहलाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स और वो फील्ड कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आगे है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये डेफिनेशन भी लाजमी देखिएगा, ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। एमसीक्यू इस तरह से आएगा कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास इज कॉल्ड। ये यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन भी है और यही बात स्टेटमेंट में लिखी होगी, आपने आगे ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। ये है बेटे आपके पास सेकंड डेफिनेशन। तो नंबर 1 ये डेफिनेशन आ गई और नंबर 2 ये डेफिनेशन आ गई। यहाँ से ये दो डेफिनेशन आपको मिल गई। आगे चलते हैं, मैस ऑफ दस मैस m ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सर्ट्स फोर्स नोन एज इट्स वेट। वो तो आपको पहले ही बता दिया, ऊपर ही बात कर दी है, लेकिन उस वेट का फार्मूला क्या होगा? तो वेट का फार्मूला होगा जी W इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई जी। सही है, वेट जो होता है वो फोर्स के इक्वल होगा। जैसे हमने बात की थी ना F इज इक्वल टू एम ए की, तो अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फिर ये एम ए क्या बन जाएगा जी और ये एफ। तो ये देखें फिर एफ क्या है, वेट के ही इक्वल है, फोर्स को हम उसी वेट के तो इक्वल कह रहे हैं। तो फिर इस तरह से डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी फार्मूला बन जाएगा बेटे वेट का। इसे कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर ए। क्लियर? तो वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इट्स वैल्यू इज 10 न्यूटन पर के जी। तो जी इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और इसकी वैल्यू क्या है बेटे, वो है 10 न्यूटन पर के जी। तो इस फार्मूले से अगर जी आप निकालना चाहें तो जी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम। तो डब्ल्यू वेट है, इसका यूनिट होता है न्यूटन और मैस का क्या होता है के जी। तो न्यूटन पर के जी, तो ये देखें न्यूटन पर के जी। तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं इसके साथ, यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हैं खुद बैठ के। ठीक है जी, तो ये आपका तीसरा पॉइंट आ गया कि वेट के फार्मूले को लिखने के बाद आप ये तीसरा पॉइंट बना लें कि जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर के जी होती है या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी आगे चलते हैं, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी 2-3 पॉइंट्स और आएंगे। तो यहाँ से दो डेफिनेशन और एक ये वाली बात याद रखनी है, 3 पॉइंट्स हो गए। एज द वैल्यू ऑफ जी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो विद अल्टीट्यूड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ वेट डज नॉट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। चौथा पॉइंट ये याद रखेंगे, जैसे वहां पे याद रखा था ना कि मैस ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो, और उसके साथ साथ आपने कहा था कि मैस रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब यहाँ पे वो देखें आपको पॉइंट दे रहा है कि वेट डज नॉट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो ये आपका बन गया जी पॉइंट नंबर 4। सही है जी, कि वेट हमेशा हर जगह पे सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम जी है, तो जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी प्लेस टू प्लेस, नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसीलिए डब्ल्यू पे भी फर्क पड़ेगा। सही है, मैथ्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं ना बेटे, ये देखें अगर 3 चीज़ें हों, जैसे डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, तो अब देखें इसमें एम है कांस्टेंट, तो फिर दो चीज़ों का रिलेशन देखा जाएगा तो आपस में ये डायरेक्ट हो जाएंगी डब्ल्यू का जी के साथ। अगर इसी तरह जी कांस्टेंट हो तो डब्ल्यू का एम के साथ डायरेक्ट होगा, अगर डब्ल्यू कांस्टेंट हो तो एम और जी का इन्वर्स होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में रिलेशन इन्वर्स होता है। तो इस तरह से 3 चीज़ों में से एक चीज़ कांस्टेंट करके ना बाकी 2 चीज़ों को देखा जाता है कि उनका रिलेशन आपस में क्या है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है। 3 चीज़ें एट अ टाइम नहीं देख सकते कि तीनों चीज़ें वेरी कर रही हो, ऐसा नहीं होता। रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए 3 में से किसी एक चीज़ को कांस्टेंट करना पड़ता है। सही है, ये आगे बात करेगा। 4 पॉइंट हो गए जी। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन जी। So the object weight may vary from one place to another, but at any particular location, its weight is proportional to its mass. देखिए ना, वही बात कर दी ना कि but at any particular location, its weight is proportional to its mass. ये कब होगा कि वेट मास के प्रोपोर्शनल हो? डायरेक्ट नहीं कह रहा, बस प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन सेम टाइम के साथ नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर ये चीज़ बढ़ती है तो उतने ही टाइम ये वाली चीज़ भी बढ़े, दोनों में फ़र्क है। सही है ना? तो ये उस टाइम हो सकता है जब जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। दस वी कैन conveniently compare the masses of two objects at a given location by comparing their weights. The weight cannot be measured by an ordinary balance. तो नंबर 5 वाला पॉइंट ये आपने याद रखना है। ये जो मैं पॉइंट्स बनाता जा रहा हूँ ना, सिर्फ बेटे यही आपने याद करने हैं पॉइंट्स, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। तो वेट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस। मैथ्स जो था वो ऑर्डिनरी बैलेंस से हम मेजर कर सकते थे, यहाँ पे वेट को हम ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर द वेट, कि हम स्प्रिंग बैलेंस को इस्तेमाल करके वेट को मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा नंबर 6 वाला। ठीक है जी, और लास्ट बात, द एसआई यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन। तो वेट का जो एसआई यूनिट रहेगा वो बेटे क्या रहेगा, वो रहेगा न्यूटन।
और इसका सिंबल कैपिटल N होगा, और अगर आप न्यूटन पूरी स्पेलिंग में लिखना चाह रहे हैं वर्डिंग में, तो फिर आप उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको अलग से पॉइंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं नंबर 7 वाला, अगर आप नंबर 6 के साथ ही यूज़ कर देंगे तो ठीक है। तो इस तरह वेट के डेफिनेशन के साथ साथ ये 7 पॉइंट्स याद रखेंगे, और जबकि आपको मैथ्स की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने यहाँ पे ऊपर 5 पॉइंट्स बता दिए। तो ये था बेटे आपके पास मैथ्स एंड वेट का टॉपिक, एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा दी है, कोई चीज़ रह नहीं गई। ठीक है जी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 3.1 एग्जाम्पल है, ये आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप खुद कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज। इसको देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। बाकी अगर कोई लाइन एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी तो वो आपको साथ साथ मार्क करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अगर बैठे रहेंगे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो इस टॉपिक से जो आपको डर लगेगा, खौफ होगा, वो खत्म हो जाएगा कि भाई हाँ इस टॉपिक में सिर्फ यही 1-2 लाइनें तैयार करनी है, बाकी आप इस टॉपिक को बेशक छोड़ दीजिएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। तो 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, अगर आपको याद हो ना, चैप्टर नंबर 1 में हमने मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, सही है ना। तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हम दे के आ रहे हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे कुछ और हमारे पास डिवाइसेस है, ठीक है, वेट्स को मैसेस को कंपेयर करने के लिए, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखें जी, बैलेंस स्केल्स आर कॉमनली यूज टू कंपेयर मैसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट के मैसेस को कंपेयर करने के लिए हम आमतौर पे इनको यूज करते हैं, किनको बेटे, बैलेंसिंग स्केल। बैलेंस स्केल्स क्या होता है, बैलेंस बराबरी करना, कोई ऐसा स्केल जिससे आप दो चीज़ों को आपस में बराबर कर सके, कंपेयर कर सके। इसी तरह से वो कहता है आर टू वे ऑब्जेक्ट्स बाय बैलेंसिंग दम विद स्टैंडर्ड वेट्स। स्टैंडर्ड वेट्स के साथ, पत्थर कोई ईंट देखते हैं ना, अक्सर हम देखते हैं रेडियो पे, ईंटों को स्टैंडर्ड वेट के साथ उन्होंने फिक्स किया होता है कि भाई ये ईंट जो है ये 1 किलो की है, ये आधे किलो की है, ये 1.5 किलो की है, 2 किलो की है। वो फिर उस तराजू के एक पलड़े में रख देते हैं, और दूसरी साइड पे उन्होंने कोई चीज़ अगर मैयर करनी हो जिसका वेट, तो वो चीज़ रख देते हैं, जैसे आलू है, गोभी है, गाजर है, कुछ भी। तो इस तरह से उसको वो मैयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड वेट्स के साथ। तो बहरहाल मैसेज और वेट्स को कंपेयर करने के लिए हम इन बैलेंस स्केल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है जी मैकेनिकल बैलेंस, पुरानी, ये हम देखते हैं शॉप्स पे पड़ी होती हैं, ठीक है, इस तरह के तराजू। अब इसमें क्या कहता है, अ मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम दैट ऑसिलेट्स ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज अ फुलक्रम। यहाँ तक तो आप पहले लाजमी लाजमी याद रखेंगे। अगर कोई मैकेनिकल बैलेंस के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए तो बेटे यहाँ से यहाँ तक आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कहता है मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम। ये आपके पास देखें, ये रिजिड हॉरिजॉन्टल बीम जा रही है, बिल्कुल बराबर है, ऊपर से देखें ना, ये लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये एक बराबर की हॉरिजॉन्टल रिजिड बीम है, लोहे की बनी हुई। उसके बाद कहते हैं दैट ऑसिलेट्स ऑन अ सेंट्रल नाइफ एज अ फलक्रम। यहाँ पे ये लगा हुआ है जी फलक्रम, सही है, सेंट्रल पार्ट। अब इसके ऊपर देखें, आपको चाकू की तरह दो यहाँ पे एजेस नजर आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो एजेस नजर आ रहे हैं ना। बस इनको ही हमने इक्विलिब्रियम की सूरत में लेके आना होता है जब हमने वेट्स या मैसेज को मैयर करना होता है। अभी देखें, एक नीचे है, एक ऊपर है, इसका मतलब ये पलड़ा नीचे है और ये पेन क्या है, ऊपर है। तो इनको जब हम बराबर करेंगे तब हमारे पास इसके मुकाबले में वो वाली चीज़ मैयर की जा सकती है। कोई स्टैंडर्ड वेट्स रखेंगे ना, कोई यहाँ पे पत्थर रख दें, बट्टे रख दें, हम देखते हैं ना शॉप्स पे वो पड़े होते हैं, तो वो यहाँ पे रखते हैं जिस पे ऊपर लिखा होता है 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो वो आप एक साइड पे रखते जाएंगे इस पैन में, और यहाँ पे जिस चीज़ का मैस वेट मैयर करना होगा वो इस पैन में रख देंगे। तो जब ये दोनों बराबर होंगे नाइफ एजेस, तो इसका मतलब आपने उस चीज़ का उस स्टैंडर्ड वेट के साथ कंपेयर कर लिया या उसका वजन या मैस मालूम कर लिया। ये है तरीका। अब जितनी बातें मैंने यहाँ पे अभी बताई हैं शॉर्टकट, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक दफ़ा पढ़ लेंगे ताकि आइडिया हो जाए कि हाँ यार यही बात की जा रही है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो मार्क करवा देंगे। इट हैज़ टू एंड नाइफ एजेस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। भाई इस सेंटर से ये दोनों जो नाइफ एजेस आपको नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल बराबर के हैं, तो आपको नजर आ रहे हैं दोनों वाकई बराबर के हैं, ये बड़े छोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सेंटर से दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टू पैन्स आर हंग फ्रॉम द bearings on the end knife edge. The material to be weighed is put on one pan. Standard weights are put on the other pan. स्टैंडर्ड वेट्स का मतलब है वो जो आप बटे देखते हैं वो यहाँ पे रख दें, और जिस चीज़ का मैस मेजर करना चाह रहे हैं वो आप इस पैन में रख दें। फिर जैसे ही इक्विलिब्रियम की स्टेट में दोनों एजेस आएंगे तो आपने उसको मेजर कर लिया, बस इतनी सी बात है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस मे बी इंडिकेटेड बाय अ पॉइंटर अटैचेस टू द बीम। कहते हैं इस बीम के साथ ना यहाँ पे समटाइम्स हम देखते हैं कि किसी और टाइप का अगर हमारे पास तराजू हो तो वहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है, नीडल लगी होती है, वो बिल्कुल आके मिड में आए, तो इसका मतलब होता है कि मैसेज को कंपेयर कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे और तरह का है, तो इन दोनों को बस आपने बराबर लेके आना है। तो द फेट्स ऑन द पैन आर एडजस्टेड टू ब्रिंग द बीम इज इक्विलिब्रियम। चलो ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी है। अब देखें अगली बात, एक और तरह का हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल बैलेंस है, अब इसके बारे में बताएगा। देयर, ये आप अक्सर देखते हैं ना आटे वाली चक्की, कभी गए हो तो वहाँ पे हम यहाँ पे आटा रखते हैं और गंदम,
ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, फिर उसका वजन करते हैं, उसके बाद दोबारा वजन करके आटा वापस लेके आते हैं। ये तो अक्सर आपने देखा है ना। या फिर ये जो सीमेंट के बड़े बड़े थैले होते हैं, उनका अगर वेट मालूम करना हो तो उनको यहाँ रखा जाता है, तो ये उसके लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये भी हम अक्सर देखते हैं। तो इसके बारे में कह रहा है, देयर इज एन अदर टाइप ऑफ द मैकेनिकल बैलेंसेज विच आर यूज टू वे हैवी आइटम्स लाइक फ्लोर बैग्स, सीमेंट बैग्स, स्टील बार्स एटसेट्रा। यानी कि आटे के बड़े बड़े थैले, सीमेंट है, स्टील के बड़े बड़े, तो इन चीज़ों को आपने अगर मैयर करना है तो फिर उसके लिए ये मैकेनिकल बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता यह है कि बेटे यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये इस एंड के साथ जो आपका फुलक्रम बीम है ना, ये बिल्कुल इसके साथ क्लोज है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बड़े बड़े हैवी वेट्स यहाँ पे नहीं रखने पड़ते, बल्कि छोटे छोटे आपको स्टैंडर्ड वेट्स यहाँ पे रखने पड़ते हैं। उससे आप बड़ी से बड़ी भारी चीज़ का भी आराम से वजन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको आप एंड के साथ अटैच करवाएं, यानी कि इसके क्लोज जितना क्लोज होगा उतना ही आपको यहाँ पे छोटा छोटा स्टैंडर्ड वेट पुट करने पड़ेंगे, और उससे आप बड़ी हैवी चीज़ों का वेट भी आराम से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़े स्टैंडर्ड्स के वेट्स आपको नहीं ज़रूरत पड़ते। विच आर यूज टू वे हैवी ये पढ़ लिया। अच्छा, दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंसेज, स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। देखें, ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि भी इसके लिए स्टैंडर्ड वेट जरूरत पड़ते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस बैलेंस। इस बैलेंस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वेट्स जरूरत नहीं पड़ते। इट रीजन इज दैट द फुलक्रम, अब ये रीजन बता रहा है क्यों नहीं पड़ते स्टैंडर्ड वेट्स आपको इस केस में जरूरत। तो कहते हैं दैट द फुलक्रम ऑफ द बीम ऑफ सच अ बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड। इस एंड के बिल्कुल करीब देखें तो फुलक्रम बीम है, इस वजह से हमें यहाँ पे बड़े स्टैंडर्ड्स के वेट जरूरत नहीं पड़ते। देयरफॉर मच स्मॉलर वेट्स हैव टू बी पुट एट द अदर एंड ऑफ द बीम टू ब्रिंग इट टू इक्विलिब्रियम। कहता है आप दूसरे एंड पे ना एक छोटा सा वेट बस पुट करें, और उससे आप बहुत भारी चीज़ का आराम से वजन मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास फुलक्रम बीम है ये दूसरे एंड के बहुत ही करीब है। तो जैसे ही ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगी तो इसका मतलब हमने उसको मालूम कर लिया है, जो चीज़ यहाँ पे रखी होगी। दी स्मॉलर वेट्स हैव ऑलरेडी बीन, बस ये तो बात खत्म होगी। लो जी, इस तरह से ये दो मैकेनिकल बैलेंसेस को हमने पढ़ा देखा। इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें की जा रही थी, बस पता होना चाहिए, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब आ जाए जी अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। इसमें बेटे आपको एक दो एमसीक्यूज मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये अक्सर हम अब देखते हैं, यही तरीका चल रहा है हर शॉप पे, यही आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा होता है, जिससे आप एक चीज़ का वजन भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी आपको देखने को मिलती है। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है। कहते हैं पहले देखें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में, नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सही है, नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में या इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टैंडर्ड वेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे वहाँ पड़ रही थी मैकेनिकल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ओनली इट हैज़ टू कनेक्टेड टू पावर सप्लाई, जस्ट आप इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग द ड्राई सेल बैटरी। वो कहते हैं इसके ना कुछ और मॉडल्स भी हैं जिनको आप डायरेक्ट पावर सप्लाई यानी कि बिजली से नहीं बल्कि सेल बैटरीज, ड्राई सेल बैटरीज का इस्तेमाल करके उनसे आप वजन या किसी चीज़ का मैस मालूम कर सकते हैं और साथ में उसकी प्राइस भी देख सकते हैं। मतलब कुछ ड्राई सेल बैटरीज पे भी ऑन हो जाती हैं और कुछ को आप डायरेक्ट पावर सप्लाई भी दे सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर प्रिसाइज। अब ये है वो बात जो मैं कह रहा था कि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछी जा सकती है। एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर प्रिसाइज देन द मैकेनिकल बैलेंस। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मोर प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्यूरेट है देन मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस आपको पॉइंट में इशारिया के बाद वाले डिजिट्स के बारे में नहीं बताता, जबकि ये तो आपको पॉइंट के बाद भी बता रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है ये ज़्यादा अच्छा है, मोर एक्यूरेट है, मोर प्रीसाइज है देन द मैकेनिकल बैलेंस। ये एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको मार्क कर लीजिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट, इट्स मैस इज डिस्प्लेस ऑन इट्स स्क्रीन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करते हैं तो उसका मैस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, और उसी के साथ साथ अगर आपने उसका पर केजी रेट आपने उसका फिक्स किया हुआ उस मटेरियल का, तो उसकी प्राइस भी बेटे यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह दोनों चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे कहते हैं नाउ अ डेज, आजकल आजकल जी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आल्सो डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द मटेरियल इफ द रेट पर केजी इज फीड टू द बैलेंस। ये आपको पहले बता दिया आपको। ठीक है जी, तो अगर आप पर केजी उस मटेरियल का रेट फिक्स कर देंगे तो वो आपको टोटल प्राइस भी बता देगा और साथ में मैथ्स भी मेजर करके शो करवा देगा। लो जी, ये आपके पास मैकेनिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हमने एंड कर दिया। अब आपके पास एक और टाइप रह गया जी, वो है जी फोर्स मीटर। ठीक है, फोर्स मीटर बेटे, फोर्स मीटर, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी एक दो बातें शायद मिल जाए इंपॉर्टेंट। अ फोर्स मीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स फोर्स। पहली लाइन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई एमसीक्यूज के लिहाज से, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। फोर्स मीटर, एक फोर्स मीटर जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर फोर्स, जो कि फोर्स को मेजर करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है बेटे एमसीक्यूज के लिहाज से। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं, या फिर इसको आप स्प्रिंग बैलेंस भी कह सकते हैं। सही है, स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं, न्यूटन मीटर भी, और इसका तीसरा नाम क्या है, फोर्स मीटर।
नाउ अ डेज डिजिटल फोर्स मीटर आर आल्सो अवेलेबल। आजकल अगर हम देखें तो ये वाले हमें नहीं मिलते फोर्स मीटर देखने को, बहुत पुराने वक्तों की बात हो रही है कि अगर आप यहाँ से इसको हुक के साथ किसी चीज़ के साथ इसको फिक्स कर दें और फिर किसी चीज़ का या किसी मटेरियल का मैस मालूम करना हो, वेट मालूम करना हो, तो उसको आप इस हुक के साथ अटैच कर दें। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है और यहाँ पे देखें तो आपके पास एक पॉइंटर है। फिलहाल देखें कोई चीज़ अटैच नहीं है तो पॉइंटर जीरो वाली पोजीशन पे आ रहा है। जैसे इस हुक के साथ आप कोई चीज़ अटैच करेंगे और जिसको ऊपर थोड़ा सा खींचेंगे तो ये जो पॉइंटर है ये इस नंबर्स पे रीडिंग शो करेगा कि भी उस चीज़ का वेट कितना है, तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है ना, जिसकी वजह से पॉइंटर ऊपर नीचे मूव करेगा। ठीक है ना। तो अब ये ख़त्म हो गए हैं, पुराने ज़माने में यही चलता था। पुराने ज़माने से मुराद बहुत पुराने नहीं, बस अभी भी है तो सही, लेकिन अब डिजिटल आ गया तो इसलिए लोग ज़्यादातर डिजिटल की तरफ जाते हैं। तो ये जितनी बातें यहाँ पे बताई हैं वो सारी यहाँ पे लिखी है। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाली बात याद रख लीजिएगा। ये वाली एक लाइन, फोर्स मीटर मेजर्स फोर्स डायरेक्टली इन न्यूटन। कहता है ये जो फोर्स मीटर के बारे में हम आपको बता रहे हैं ये डायरेक्ट फोर्स को मेजर करता है इन न्यूटन, उसके एसआई यूनिट में, न्यूटन में। ठीक है जी। उसके बाद बेटे आगे देखें, वही बात कर रहा है, एन ऑर्डिनरी फोर्स मीटर हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड इट। इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, ये मैंने आपको भी बता दिया है, तो यहाँ तक कोई बात याद करने वाली नहीं है। अब आ जाए यहाँ से, द ऑब्जेक्ट टू बी वेट इज हंग विद, ये भी कोई बात इसमें नहीं है याद करने वाली। ये नीचे तरह देखें, यहाँ पे शायद हमें एक दो बातें मिल जाए कि इन सम स्प्रिंग बैलेंस, कुछ स्प्रिंग बैलेंस में द स्केल मेजर्स द मास विच कैन बी रेडियली कन्वर्टेड इनटू न्यूटन्स। ठीक है ना। कुछ स्प्रिंग बैलेंस में हमने मास मालूम करना हो तो उसका जो केजी है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी कि फिर उसको डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू न्यूटन्स बाय मल्टीप्लाइंग द मास इन केजी विद द वैल्यू, यानी कि उस मास की वैल्यू के साथ हमें और मासेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फिर जाके न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन कुछ में क्या होता है कि हमें डायरेक्ट न्यूटन में वेट मिल जाता है, सही है ना, फोर्स मिल जाती है। तो इस तरह से वो कहता है कि फिर आप क्या करते हैं, जी को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सिंपल वही चीज़ आ गई ना, वेट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई जी। देखें अब मैस आपको अगर गिवन है तो उसको जी से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको वैल्यू न्यूटन में मिल जाएगी। सही है ना, वेट का यूनिट न्यूटन होता है ना, बात समझ आई ना। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा था। अ डिजिटल फोर्स मीटर मेजर्स द डायरेक्टली द वेट। हाँ, ये जो डिजिटल आप मीटर देख रहे हैं ये वाला, ये जो डिजिटल फोर्स मीटर है ना बेटे, ये बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप डायरेक्ट वेट न्यूटन में मेजर कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ न्यूटन, डायरेक्ट आप वेट को न्यूटन में भी मेजर कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपने वही फिर प्राइस देख लिया तो वो भी शो हो जाएगी यहाँ पे। तो कहते हैं डिजिटल फोर्स मीटर मेजर्स द डायरेक्टली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन्स। सही है, ये भी बात याद रखिएगा कि डिजिटल जो फोर्स मीटर है वो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करके देता है इन न्यूटन। सही है जी। कुछ हैं जिनके अंदर आप पहले मैथ्स को कुछ और वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके फिर वेट में या न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपके पास डिजिटल फोर्स मीटर है ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करके देता है इन न्यूटन। लो जी, ये टॉपिक भी खत्म। लेकिन अब जरा साइड इन्फॉर्मेशन में देखें ना, डू यू नो द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस इज 1 न्यूटन। इसको मैस पढ़ें या मास पढ़ें, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे। द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस दिया गया, अब ये बच्चे समझ लेते हैं वेट दिया गया, ना ना ना, मैस दिया गया इज 1 न्यूटन, यानी कि अगर 100 ग्राम मैस है तो उसका वेट कितना है, 1 न्यूटन। भाई कैसे, देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि वेट का फार्मूला होता है mg। सही है। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि हमें जो मैस दिया गया है वो एस यूनिट में नहीं है, मैस है जी 100 ग्राम। हम इसको पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वेट का देखें यूनिट क्या है, न्यूटन। तो बेटे पहले इसका फिर केजी यूनिट लेके आएंगे। तो 100 ग्राम है, किलो लेके आना है, किलो ख़त्म करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लेके आना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया, अब ये बन गया केजी। सही है बेटे यहाँ तक। अब देखें ये दो सिफर से कैंसिल हो जाएंगी तो 1/10 ये आपका मैस आ गया केजी में। क्लियर। अब हमें तो चाहिए वेट, ये देखना है ना। तो ये देखें वेट इज इक्वल टू एम कितना है जी, 1/10 केजी में, ऐसे यूनिट में, मल्टीप्लाई जी कितना है, जी की वैल्यू उसने बता दी है 10, तो ये हम लिख देते हैं 10। सही है। अब ये भी तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, उसका ऐसे यूनिट है। तो फिर ये 10 से कैंसिल, पीछे सिर्फ बच गया 1। तो वेट का फिर ऐसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह से देखें ये 1 न्यूटन आया होगा। इसका मतलब 100 ग्राम मैस का मतलब ये होगा कि उसका वेट कितना है, वो है 1 न्यूटन। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास वेट आ जाता है 1 न्यूटन। लो जी, ये 3.7 वाला टॉपिक भी आपका एंड हो चुका है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा फिक्शन का, तो वो देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने यही 2 टॉपिक पढ़ने थे, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बता दी है, जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट लाइंस थी वो आपको समझा भी दी हैं, मार्क भी करवा दी हैं। इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।